दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, नमस्ते। पॉडकास्ट विद प्रीति के एक स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं तन्मय चतुर्वेदी, जो कि जाने माने सिंगर हैं और रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स जी टीवी पर जो आता है उसमें ये सीनियर और जूनियर कैटेगरी में विनर रह चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आपका देश का कोई भी राज्य हो, या मैं देश से बाहर की बात करूं तो अमेरिका, बैंकॉक, लंदन, कई जगहों पर ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बहुत सारी इनके लाइफ की अचीवमेंट्स है। तब ये शायद महज 4-5 साल के थे जब से सिंगिंग करते हैं और तब से लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनके गाने भी हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इनसे करते हैं। फिलहाल तन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप बताइए। लखनऊ से आप आते हैं तो मैं आपको नवाब साहब कहकर भी बुला सकती हूँ, क्योंकि रियलिटी शो में या म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग आपको छोटे नवाब के नाम से जानते हैं। तो लखनऊ आप रहते हैं, हिमाचल प्रदेश आए हैं, क्या डिफरेंस लगता है? हिमाचल कैसा लगा पहली बात? फॉर मी है तो दोनों हमारे देश का ही हिस्सा जी। तो चाहे मैं लखनऊ रहूँ या मैं मुंबई रहूँ, जो मेरा कर्म भूमि है, चाहे मैं वहाँ रहूँ या मैं हिमाचल में रहूँ, अपनी मिट्टी की खुशबू हमेशा रहती है। लेकिन तो हिमाचल से आपको अलग अट्रैक्शन है। नहीं कर पाता मैं, बट हाँ, पहाड़ों से मेरा कुछ अलग सा कनेक्शन है। तो मैं बहुत रैंडमली रेगुलरली विजिट करता रहता हूँ पहाड़ों पे। अगर शो नहीं भी होता है तो मैं घूमने फिरने के लिए तो जरूर यहाँ पे आता ही रहता हूँ। तो वो मेरा मतलब एक फिक्स्ड स्टेट है जहाँ पे मैं घूमना पसंद करता हूँ, वो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे मेरा आना जाना बहुत रहता है। संगीत से आपको बहुत प्यार है और तब आप बहुत छोटे थे जब से आप म्यूजिक सीखते हैं, गाते हैं, और रियलिटी शो में भी आप बहुत कम उम्र में चले गए थे। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा स्टार्टिंग से आप बताएं कि म्यूजिक से कैसे आप कनेक्ट हुए, कैसे आप रियलिटी शो तक पहुंचे, क्योंकि वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसे वो सफर शुरू हुआ है? सफर बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल से शायद ऊपर वाले ने कुछ पहले से ही देके भेजा था। मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारी लाइन, मतलब म्यूजिक की बात करूंगा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नॉलेजेबल कोई लाइन नहीं है। शायद इसीलिए जब 4 वेद लिखे गए तो उन 4 वेदों में से एक वेद म्यूजिक के ऊपर था। ऐसा कोई भी वेद नहीं है जो किसी भी आर्ट्स के ऊपर बना हुआ हो आज तक, सिवाय एक वेद के, जो है सामवेद, जो म्यूजिक के ऊपर है। और वो शायद इसलिए है क्योंकि म्यूजिक को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। तो हमें हमेशा ऊपर वाले से वो मिलता है। मैं नहीं कहता कि हम यहाँ पे आके कितना भी मेहनत कर ले हमें वो चीज़ मिलेगी। कुछ चीज़ें ऊपर वाला देके भेजता है, उसको हम आगे निखार के आगे और अच्छा करते हैं। तो बस वैसा ही है, ऊपर वाले ने थोड़ी आवाज़ देके भेजी, थोड़ा गायकी का सेंस देके भेजा, आगे उसको नरिश करना, वो मेरा काम था। कैसे आपने अपने इस टैलेंट को कैसे पहचाना, क्योंकि अपने हुनर को पहचानना 2.5 साल का था मैं जब 1999 में देयर वाज अ सॉन्ग आशा भोसले जी का आया था, छोटी सी उम्र में लग गया रोग। एंड मैं वो गाया करता था। मैं रिदम बजाता हूँ तो डोर को तबले जैसा बजाता हूँ, तो वो बजा के गाता था मेरी ताई जी के लिए। के बाद से मेरी मम्मी पापा को पता चल गया था कि ये गाना गाता है। लेकिन फिर मेरे परिवार में सारे प्लेटफॉर्म कैसे मिला आपको जहाँ आपने बताया कि हाँ मेरी आवाज भी अच्छी है, मैं भी कुछ हूँ? वही कि मेरे परिवार में सारे थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड रखते हैं, थोड़ा सब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड पीपल आउट देयर। तो दे इवन वांटेड मी, वो भी चाहते थे कि मैं थोड़ा पढ़ाई में ही आगे बढ़ूं। बट देन उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई पे तो फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर उन्हें पता चल गया इससे कुछ नहीं होगा, इसको म्यूजिक ही कराने का। सो फाइनली मुझे लिटिल चैंप्स भेजा गया। एंड मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी लाइन हो, मेहनत के साथ साथ आपका लक काम आता है। तो कितना परसेंट? मेरे ख्याल से इट्स 50-50। 50% मेरी मेहनत है, लेकिन 50% लक, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। 50% कोई कम बात नहीं है। 50% आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है, और शायद वो तब से लेके आज तक मेरे हाथ में है। तो जब रियलिटी शोज में ट्राई किया है, मैं तब सक्सेसफुल हुआ हूँ। जैसे हम कुछ बड़ा करते हैं, पॉपुलर होते हैं, पब्लिक फिगर बन जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जानने लग जाते हैं। आप हर जगह, हिमाचल में भी देखिए आपने, मंडी शिवरात्रि, विंटर कार्निवल, समर फेस्टिवल, सब कुछ आप हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे शोज कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो फेमस होने के क्या फायदे और क्या नुकसान है? देखिए, फेमस होने का सबसे बड़ा, पहले तो मैं नुकसान पे ही आता हूँ। फायदे तो बहुत सारे, पर नुकसान जो बहुत कम लोगों को दिखता है, या जो आम जनता को, जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं दिखता, नहीं वो फील या वो फील नहीं कर पाते। नुकसान यही है कि लोग एक इंसान को भगवान समझने लग जाते हैं, या उस तरीके से प्रूव करने लग जाते हैं। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं आम जिंदगी ही जीता हूँ। मैं आप ही की तरह रोटी खाता हूँ, मैं आप ही की तरह वही सब्जी खाता हूँ, वही दाल, वही पनीर। मेरे लिए कुछ स्पेशल स्विट्जरलैंड से खाना नहीं आता। नहीं, इंसान हूँ, इंसान जैसा खाना खाता हूँ, इंसान जैसी जिंदगी जीता हूँ। मुझे इंसान ही रहने दिया जाए। आई मीन
मैंने लोगों को देखा है, अरे तन्मय चतुर्वेदी आप यहाँ आ गए, अरे तन्मय चतुर्वेदी हमारा सौभाग्य। कोई सौभाग्य नहीं है आपका, कोई सौभाग्य नहीं है, मेरा किसी का कोई सौभाग्य नहीं है। आप एक इंसान से मिल रहे हैं, बस ये कि मैं गाता हूँ, आपका एक अपना अलग टैलेंट है। एक डॉक्टर मुझसे मिल रहा है, वो मुझे बोल रहे सौभाग्यशाली हूं मैं आपसे मिल रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, क्योंकि वो लोगों की जान बचा रहे हैं। मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाता हूँ अपने गायकी के जरिए, वो लोगों की जान बचाते हैं। काम हमारा सेम ही है, लेकिन फिर मुझे क्यों बढ़ाया जाए और उन्हें क्यों नहीं? बात बस इतनी है। ये इक्वालिटी आर्टिस्ट और एक आम आदमी के बीच में बहुत जरूरी है। ये मैं चाहता हूं कि आए। यही मेरा सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे लगता है कि हमारी लाइन में हमें मिलता है। फायदे, बहुत सारे फायदे, ऑफ कोर्स लोग जानने लग जाते हैं, विच इज अ गुड थिंग। लोग मुझे जाने, लोग अच्छा मुझे रिगार्ड सुनना, मिलता है, प्यार मिलता रिस्पेक्ट है। करने लग जाते हैं। जो लोग पहले शायद जिनको पता भी नहीं था कि कौन है मैं, कौन हूं मैं, वो अब ध्यान से मुझे सुनते हैं। ठीक है, तो वो जो एक बात है जो हम चाहते हैं कि हमें लाखों लोग सुने, अब वो लाखों लोग हमारी तरफ खुद बढ़ के आके हमसे कहते हैं कि हमें अपना गाना सुनाइए। बस ये एक फायदा है। तो तन्मय चतुर्वेदी के लिए सिंगिंग क्या है, संगीत क्या मायने रखता है आपके लिए? देखिए, किसी भी इंसान की जिंदगी में, ना ही मेरी, किसी भी इंसान की जिंदगी में संगीत एक तरीके से एक, जैसा आपने बोला, इमोशन है, लेकिन उसकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, आप माने ना माने, आप गाते हो ना गाते हो, लेकिन जब भी आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, जब आप उदास होंगे आप गाने सुन रहे होंगे, जब आप खुश होंगे आप गाने सुन रहे होंगे, आपको रोने का मन कर रहा है आप गाने ही सुनेंगे। आप कुछ भी करें, गाना कहीं ना कहीं बीच में आने ही वाला है। तो हमारी जिंदगी में भी बस यही है कि गाना मेरी जिंदगी का एक बहुत 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 अहम हिस्सा है। मैं कहीं ना कहीं घूम फिर के आता गाने की तरफ ही हूँ, और बस वैसे ही चल रहा है। मैं गाने के पीछे, गाना मेरे पीछे, बस ऐसे ही चल रहा है हमारी लाइफ, और चल रहा है बस। अच्छा तन्मय, बहुत पहले एक भूतनाथ मूवी आई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। विशाल शेखर जो देश के जाने माने सिंगर्स है, उनके साथ आपने एज अ प्लेबैक सिंगर गाना किया था, और उस बारे में बताया वो कैसे वहां तक आप पहुंचे, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, इतने सिंगर्स हैं कि नंबर आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसे वहां तक पहुंचे, और इतनी छोटी सी उम्र में? एग्जैक्टली, मैं वही बोलने जा रहा था। बहुत छोटी उम्र थी तब, मैं लिल चैम्प्स में था। तो अगेन कॉल इट अ लक, व्हाटएवर। मैंने रंग बरसे गाया था एक एपिसोड में, अमिताभ बच्चन जी ने वो सुना एंड उन्हें पसंद आया मेरा गाना, तो उन्होंने विशाल शेखर जी को रिकमेंड किया था मेरा नाम कि इस बच्चे को बुलाइए और करवाइए। एंड ऑफ कोर्स व्हेन बिग बी कॉल्स देन एवरीबॉडी लिसन्स। तो बिग बी का कॉल गया तो सबको सुनना पड़ा, एंड देन उन्होंने मुझे बुलाया, एंड देन मैंने वो काम बखूबी किया। जितनी मेरी एनर्जी थी, जो भी मैं कर सकता था, आई डिड माई बेस्ट, एंड इसलिए वो गाना आज आप लोग के सामने है और रिलीज हुआ, और इसलिए उस गाने के पीछे आज भी मेरा नाम है। बिल्कुल है। आपने अच्छी खासी पढ़ाई भी म्यूजिक के क्षेत्र में की है, और हम देखते हैं कई बार कि हम किसी कलाकार के पास ज्यादा पढ़ाई भी नहीं होती है, कलाकार बच जाते हैं। तो क्या जरूरी है म्यूजिक की पढ़ाई करना, या फिर ऐसे अगर अच्छी आवाज दी है तो तब भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा इस बात का। एप्पल लिखने के लिए ABCD आनी तो जरूरी है ना? तो बस ऐसा ही म्यूजिक गाना एक अलग बात है, लेकिन उसको समझ के गाना वो एक अलग बात है ना? जो लोग कहते हैं कि हम सीखे नहीं हुए हैं, ऑफ कोर्स मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गॉड गिफ्ट होता है ये, ऊपर वाले से देके भेजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी ऊपर वाले की चीज को लेके लगातार घसीटते रहे। आपको उसको नरिश करना है, जो मैंने पहले भी बोला, वो मांझना जरूरी है। वो मांझना आप सिर्फ सीख के कर सकते हैं। आप कितने भी जीनियस सिंगर हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी चीज कब करनी है। कि गायकी इज ऑल अबाउट साइंस एंड मैथ्स, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। वो कैलकुलेटिव चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पे सही चीज होना गायकी में, आपके गाने में, वो बहुत अच्छा तब्दीली लाती है आपके अंदर। ठीक है, तो वो करने के लिए सीखना जरूरी है, और मेरे ख्याल से हर एक सिंगर को सीखना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप टाइम लें और देखें कि खजाना कितना गहरा है, ये समुंदर कितना गहरा है। और मैं तो कहता हूँ जितना हो सके डुबकी लगाएं, बिकॉज ये समुंदर आपसे दूर कहीं नहीं जाने वाला। आप जितना डुबकी लगाएंगे आपको ये उतना ही खूबसूरत लगेगा। अच्छा तन्मय चतुर्वेदी, म्यूजिक इंडस्ट्री में किसे अपना आइडल मानते हैं? कौन है ऐसे कलाकार जिन्हें आपको लगता है कि आप हरदम सुनते हैं, जिन्हें सुनते सुनते बड़े हुए हैं, अब तक भी सुनते हैं? मैं पुराने सिंगर्स जितने भी हमारे, जो हमारे लेजेंडरीज हैं, जिनको हम ओजीज कहते हैं, मोस्टली मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मुकेश साहब, मन्ना डे साहब, लता मंगेशकर दाई, आशा भोसले मैम, इनको बहुत पसंद करता हूँ। ऑफ कोर्स उसके बाद अभी रिसेंट में बोलूँ तो सोनू निगम सर मुझे बहुत पसंद है, सुखविंदर सर की गायकी पसंद है।
देन के सर की गायकी बहुत पसंद है। कुमार सानू, आई जस्ट लव हिम, बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसे उदित कौन नारायण कलाकार सर। है जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, एक ड्रीम है कि हाँ उनके साथ कोई प्रोडक्ट करना है? एक्चुअली एक कलाकार जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनके साथ मैं काम करना चाहता था बट वो रह गया है, एक्चुअली दो। एक आर डी बर्मन साहब, जिनके साथ मेरा बहुत दिली ख्वाहिश थी कि काश मैं उस जमाने में पैदा हुआ होता कि उनके साथ काम होता। और दूसरा है हमारे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, क्योंकि मैं सूफियाना गायकी बहुत करता हूँ, तो मुझे हमेशा से उनको सुन के ऐसा लगता है कि काश इनके साथ मैंने वर्क किया होता या इनसे एक बार रूबरू हुआ होता, उनको सामने से सुना होता। बट अब यूट्यूब पे ही उनके काम चलाना पड़ रहा है। जब रियलिटी शो में आप थे तो शाहरुख खान, उदित नारायण जी, गोविंदा जी, इन जैसे बड़े बड़े महान कलाकार आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि बहुत आगे जाओगे, बहुत सुंदर गाते हो। वो फीलिंग कैसा होता है अंदर से, क्योंकि जब देश के महान महान कलाकार, इतनी बड़ी हस्तियां आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि आप कुछ बड़ा करोगे, तो उस समय कैसा फील होता है? एक्चुअली देखिए, टू बी रियली फ्रैंक, मैं हमेशा से ऐसा आदमी रहा हूँ कि मेरे मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे को ऊपर वाले ने ये दो कान इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, राइट। सो बस मेरा वही काम रहता है, चाहे वो बुरा हो या वो अच्छा हो, मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से बाहर। क्योंकि कुछ तो मुझे फीलिंग मेरी दिल में आती होगी। क्योंकि मेरी मुझे बस इतना ही लगता है कि आज जो मैं कर रहा हूँ, आज जो मैं गा रहा हूँ, अगर मैंने कल मंडी में शो किया है, मुझे पता है मैंने वहां क्या गाया है। अब मेरा मेरा बस सिंपल है कि अगर मेरा आज कहीं शो होता है तो मैं कल से बेस्ट करूँ। मुझे पता है मेरी लिमिटेशंस, मुझे पता है मुझे उससे ऊपर कैसे बढ़ना है, और मैं धीरे धीरे उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे ना किसी की तारीफें सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, ना मुझे किसी की बुराई से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। मुझे मेरी गायकी पे भरोसा है, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है, और मुझे इसको और ऊपर ही बढ़ाना है। तो जब वो लोग तारीफ करते हैं, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट दैट। और लेकिन इवन उनकी तारीफों के बाद भी मुझे पता होता है मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की थी, और मुझे पता होता है उन्हें सुधारना कैसे है। अच्छा, कभी ट्रोलिंग हुई है, आलोचना कभी हुई है, चाहे वो देखिए, घर के आसपास की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो? एक्चुअली हर जगह हम आर्टिस्ट की लाइन में ये बहुत कॉमन चीज़ है, ट्रोलिंग होना। एंड इट्स अ थिंग जो आपको अंडरस्टैंड कराती है कि आप फेमस है, राइट। सो अगर ट्रोलिंग हो रही है, दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन। आई आपके मीन साथ कभी आप कुछ ऐसा खुश हो इंसिडेंट हुआ? जाइए। मेरे साथ ऐसे बहुत रेगुलर इंसिडेंट्स होते हैं। आई मीन मेरे अगर यूट्यूब पे गाने आते हैं, उसमें भी ऐसे कमेंट्स मोस्टली मेरे, मैं इंस्टा पे लाइव करता हूँ, कई बार लोगों के कमेंट्स आते हैं। बट अगेन, लोग, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक वो जो उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं या अपना भरोसा खो देते हैं। एक वो जो उसको देख के खुश होते हैं कि यार अच्छी बात है, आई मीन लोग मेरे को पहचान रहे हैं, इसलिए लोग अपनी बात मेरे सामने रख रहे हैं। और ऑफ कोर्स सबको अपनी बात रखने का हक है। कभी आप जो है वो डिप्रेस्ड हुए हैं किसी चीज को लेकर, कभी परेशान हुए हैं किसी चीज को लेकर के, कोई बात जो दिल में चुभ गई हो, जो बहुत ज्यादा हर्ट करती हो, परेशान एक्चुअली करती हो? किसी और की नहीं, बट यस, आई मीन ऐसे नॉर्मली हर इंसान की जिंदगियों में ऐसे कुछ पल आते हैं जहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि वो डिप्रेस्ड हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे पल हैं, और आते रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, टाइम स्पैन में आते रहते हैं। और मुझे पता है मुझे उनसे कैसे निकलना है। सो टाइम विल हील इट, क्या कभी लाइफ में फेलियर को फेस किया है? बहुत बार, हर बार, मोस्टली। कैसे फेस करते हैं फेलियर को? आई मीन मेरे लिए अगेन, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मैं हमेशा कहता हूँ सीखने का सबसे अच्छा जरिया है। मेरे ख्याल से कोई भी चीज़, कोई भी गुरु, कोई भी टीचर आपको ये नहीं पढ़ा सकता कि आपको गिर के कैसे उठना है। ये आप खुद सीखते हो। आप गिरते हो, आप उठते हो, चोट लगती है, दर्द होता है, लेकिन आप उठ के फिर चलते हो, आप फिर गिरते हो, फिर और चोट लगती है, आप फिर उठते हो। लेकिन आपकी ताकत लगातार बढ़ती रहती है। आप जितनी बार गिरोगे, आप उतनी बार और स्ट्रॉन्गर उठोगे। तो मेरे ख्याल से यही एक मूल मंत्र है फेलियर से लड़ने का, कि आप जितनी बार गिरे उतना ही स्ट्रांग उठे जितना स्ट्रांग आप गिरे हैं, ताकि अगली बार और गिरने की, और तेज गिरने की नौबत आए। और मैं कहता हूं कि हमेशा उम्मीद करें कि आप गिरते रहें, बिकॉज नहीं गिरेंगे ना तो लाइफ वही वेंटिलेटर मशीन जैसी सीधी हो जाएगी, वो किसी को नहीं चाहिए। गिरिए, बहुत गिरिए। अच्छा, कोई दो ऐसी बातें जो कलाकार को हमेशा अपने जहन में रखनी है, जो आपने सीखी है? मेरे हिसाब से पहली बात ये कि अपना दिमाग शांत रखें। कैसे? और क्योंकि कलाकारों को बहुत, मैंने बोला ना, भगवान बना दिया जाता है। तो आपको कोई इंसान भगवान बना रहा है, इसका मतलब आप एक्चुअली भगवान नहीं है। तो वो जो कभी कभी मुझे लगता है कि अपुनिज भगवान है, नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, वो चीज़ अपने जहन से उतारना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल उसे उतार के रखिए। आप इंसान हैं, आप सीखने आए हैं, आपकी लाइफ का सीखना ख़त्म नहीं हो गया। मैं आज किसी भी बड़े उस्ताद से भी पूछूंगा ना कि उसने कितना म्यूजिक सीख लिया, वो भी कहेगा कि वो आज भी सीख रहा है। लता ताई जाने से पहले भी बोल के गई हैं कि मेरी म्यूजिक में बहुत सीखना बाकी रह गया था।
शायद इसलिए बोल के गई हैं क्योंकि वो भगवान नहीं है, उनको भी पता था। तो बस ये एक याद रखे, पहली बात। दूसरी बात, डिप्रेशन स्पेशली फॉर योर म्यूजिक, आई मीन आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ऑफ कोर्स उसमें हम आपको कुछ नहीं कह सकते, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, बट यस मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि आप अपने रियल लाइफ को छोड़ के अपनी म्यूजिकल लाइन में जरूर कंट्रोल रखें डिप्रेशन को, या हार जीत लगी रहती है, एज आई सेड वेंटिलेशन मशीन, याद रखें हार जीत से थोड़ा बच के रहें। कितना भी हारे कितना भी जीते, ना जीत का जुनून ना जीत का गुरूर होना चाहिए, ना हार का दुख, बस ये याद रखें, आप आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा तन्मय, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत आध्यात्म में भरोसा रखते हैं, केदारनाथ हो चाहे कहीं आप जहां भी शो करने जाते हैं वहां आसपास मंदिरों में जरूर आप जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि संगीत भी ईश्वर से कनेक्ट करने का एक रास्ता है, आध्यात्म से जुड़ने का रास्ता है? देखिए मैं एक सूफी सिंगर हूँ और हम सूफी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी फेमस बात है कि हम सूफी बच्चे हमेशा से डिवाइन कनेक्शन को ही लेके चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा मानता हूँ, और मैंने पहले भी बोला इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू कि ऊपर वाले का तोहफा है, ये ऊपर वाले का दिया हुआ है, तो जो चीज उसकी दी हुई है उस पे थैंक यू भी उनको ही बनता है, तो इसलिए ही शायद उससे कनेक्शन है। और मैं कोई भी गाना गाता हूँ, मुझे एक स्टोरी याद है आपको बताना चाहूंगा। हमारे शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में एक बहुत ही लेजेंडरी नाम है पंडित तानसेन जी का, तो उनकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जो बहुत कम लोगों को पता है, मैं आपको जरूर वो बताना चाहूंगा कि तानसेन जी अपने गुरु स्वामी हरिदास जी से वृंदावन में सीख रहे थे, और एक पीपल के पेड़ के नीचे उन लोगों का रियाज चल रहा था, उनकी गायकी की प्रैक्टिस चल रही थी, और तानसेन जी एकदम एग्जैक्ट वही गा रहे थे जो स्वामी हरिदास जी उन्हें गा के बोल रहे थे गाने को। लेकिन फिर तानसेन जी ने रोक के सिर्फ इतना बोला कि गुरु जी आप वही चीज गा रहे हैं जो मैं गा रहा हूँ, लेकिन आप जब गा रहे हैं तो कुछ अलग लग रहा है, और मैं जब गा रहा हूं तो मुझे पता नहीं क्यों कमी लग रही है, वो कमी क्या है? तब स्वामी हरिदास जी ने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि बेटा तुम जो गा रहे हो वो मुझे खुश करने के लिए गा रहे हो, और मैं जो गा रहा हूं वो उस ऊपर वाले को खुश करने के लिए गा रहा हूं। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कहीं भी गाने जाते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है सामने ऑडियंस खुश होगी कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसको खुश करने का एक ही जरिया है, उसको खुश कर लो। वो खुश हो गया ना आपकी गायकी से, उससे कनेक्ट हो गए, मतलब ऑडियंस खुश है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो नए हैं, वो जरूर आपकी बातों का अनुसरण अपने जीवन में करेंगे। अच्छा तन्मय, आपके जीवन में आदर्श महिला और आदर्श पुरुष कौन रहे हैं जिनसे आपने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है? आदर्श पुरुष की बात करूं, देखिए मेरे मम्मी पापा से ज्यादा तो कुछ बड़ा होगा नहीं, ऑफकोर्स उनसे ज्यादा मैंने सैक्रिफाइस करते किसी को नहीं देखा, उनसे ज्यादा चीजें समझते किसी को नहीं देखा। हम भी क्योंकि बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं जहां हमने सेविंग्स करते करते खींच खींच के अपनी लाइफ बिताई है, एंड देन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। शायद ये इसलिए क्योंकि उनकी मंजिलें उस लेवल पे थी, शायद उनकी सोच वैसी थी कि मुझे मेरे बच्चे को उधर तक पहुंचाना है जहां तक हम नहीं पहुंच पाए। और ये बहुत जरूरी है जानना कि आप जब आगे जाके हमारी भी जनरेशन आएगी तो हम अपने आने वाली जनरेशन को एक स्टेप फर्दर ही लेके जाएं, उल्टा जैसे हमारी पिछली जनरेशन ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आने वाली जनरेशन को एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं। दैट्स हाउ सोसाइटी गोज, ऐसे ही सोसाइटी बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से आदर्श कितना जरूरी है पेरेंट्स का सपोर्ट? बिल्कुल 100%, खासकर एक कलाकार के लिए, क्योंकि आपको हर जगह जाना है, आज यहाँ कल वहां, घर के लिए भी टाइम नहीं है, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। मेरे ख्याल से उतना ही जरूरी है जितना एक फूल के लिए माली की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज वो फूल जब तक माली पानी नहीं देगा ना, वो फूल बढ़ने नहीं वाला है। तो वो माली का जितना काम है उतना ही पेरेंट्स का काम है। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स हमारे लिए हमारे माली हैं, वो हमारी पूरी देखभाल करते हैं, हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, हमें फूल बनने देते हैं, हमें पूरी तरह खिलने देते हैं, और उसके बाद फिर आगे हमारी लाइफ हमारी। आजकल जिस तरह के गाने आते हैं, जैसे हमने देखा आज की रात, ये सब चीजें जो गाने आते हैं, कई बार इनका विरोध भी होता है। आप कैसे देखते हैं इस तरह के गाने समाज में आना, या आजकल के समय में आना अच्छे या बुरे हैं? मैं हमेशा बोलूंगा कि मेरे हिसाब से, देखिए मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ये मे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करे या जो भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी कंट्रोवर्सी से नहीं भागता। अगर आपको करनी है आप प्लीज मेरे सामने आके मुंह पे कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ मिलके करेंगे। बट मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन है इंडस्ट्री की, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री से गाने बंद कर देने चाहिए। देयर शुड बी नो सॉन्ग्स एट मूवीज।
हम हॉलीवुड मूवीज देखते आ रहे हैं, आजकल हर कोई देख रहा है। मतलब एक समय था हम लोग गिनी चुनी, कभी टाइटैनिक देख ली या कुछ गिनी चुनी हॉलीवुड मूवीज देख लिया करते थे। बट क्यों बंद होनी चाहिए आप ये चीज बताइए। मैं उसी का एग्जांपल देने जा रहा हूँ। हॉलीवुड मूवीज आप देखिए, किसी भी मूवी में आपको बीच में कोई गाना नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे मूवी की स्क्रिप्ट जो है वो एक कंटिन्यू रहती है, एक स्टोरी लाइन जो है उनका वो लगातार बना रहता है। आप बीच में कोई गाना घुसा के, एक स्टोरी चल रही है, बीच में कुछ होने जा रहा है, वो विलन को मारने जा रहा है, बीच में गाना आ गया, अभी विलन मरा कि नहीं मरा या हीरो मर गया, तो दैट सस्पेंस इज नॉट नीडेड। आप कंटिन्यू मूवी दिखाएं। जहां तक गानों के सवाल है, मेरे हिसाब से हॉलीवुड जैसा, आ गई है। मैं वही बोल रहा हूँ कि उससे एक चीज होगी कि पहली बात तो जो हमारे इंडस्ट्री के सो कॉल्ड गून्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत बड़े बड़े बैनर्स हैं जो गून्स हैं इस समय इंडस्ट्री में, जिनकी पूरी गुंडागर्दी चलती है वहां पे कि हमारा जो होगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। नाउ हॉलीवुड में अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं आर्टिस्ट वहां नहीं है, ठीक है, सिंगर्स वहां भी हैं, लेकिन व्हाट दे डू इज वो अपना गाना यूट्यूब पे रिलीज करते हैं, दे गेट फेमस फ्रॉम इट, उनको बिलियंस की कमाई होती है उससे, उसका वो शोज करते हैं, अपनी लाइफ बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे कितने सिंगर्स है, गुरु रंधावा जैसा एक आर्टिस्ट है जिसने पहला अपना गाना जो है वो यूट्यूब पे रिलीज किया है, उसके बाद वो बॉलीवुड पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड आपको सिंगर बनाता है, आप खुद अपने आप को सिंगर बना सकते हैं। यू कैन बी अ प्रोक्लेम्ड सिंगर बाय रिलीजिंग योर सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब। उससे एक अच्छी बात ये होगी कि इनकी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, बिकॉज इनकी मन मर्जी नहीं चलेगी। आपका हक है, यूट्यूब जैसा चैनल आपके पास है, आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, यू डू इट। आप गाने रिलीज करो, रिकॉर्ड करो, रिलीज इट ऑन चैनल्स, अलग अलग चैनल्स लो, आप उन पे रिलीज करो, उनको प्रॉफिट शेयरिंग लेने दो, लेट पब्लिक डिसाइड कि उनको किसको सुनना है। आपकी पसंदीदा मेल और फीमेल सिंगर कौन है इस समय? इस समय मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूं तो अरिजीत सिंह इज वन ऑफ देम। अरिजीत सिंह और सोनू निगम दोनों। फीमेल में मैं सुनिधि चौहान जी का नाम लूंगा और श्रेया मैम का नाम लूंगा। ये दोनों, आई मीन ऑफ कोर्स सुनिधि और श्रेया तो अपने जमाने की लेजेंड्स हैं, अभी भी है। और साथ ही साथ एज ऑफ नाउ सोनू निगम जो हमारे वेटरन सिंगर्स भी हैं, आते हैं, हमारे पार्श्व गायक भी हैं, बहुत गाने गाए हैं। साथ में अभी के लेजेंडरीज में अगर बोलूं तो अरिजीत सिंह। तो ये 4 सिंगर्स के मैं नाम लूंगा जो इस समय। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? और एक्ट्रेस में ऐसा कुछ बहुत खास मुझे लगाव नहीं है, और एक्टर में भी एक्चुअली है नहीं, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बॉलीवुड देखता ही नहीं हूँ, बहुत सालों से छोड़ के रखा है। लेकिन हमको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है, शाहरुख खान, किंग खान जिन्हें कहा जाता है, गोविंदा, ये इन जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों से आपको मिलने का मौका मिला है, तो कौन पसंद है आपको सबसे ज्यादा? देखिए, ह्यूमन नेचर के हिसाब से बात करूं, देखिए एक्टिंग के हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि एक्टिंग के हिसाब से नाम चेंज हो जाता है। अगर मैं एक्टिंग के हिसाब से बोलूँ तो हमारे यहाँ पे हमारे मनोज बाजपेयी साहब हैं, हमारे पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, हमारे पास हमारे नसरुद्दीन शाह हैं जो एक्टिंग के बेसिकली खुद में बादशाह माने जाते हैं। सो फिर तो मैं उनके नाम लूंगा, बिकॉज अगर मैं एक्टिंग पे आऊंगा देन फिर मैं शाहरुख, वरुण धवन और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा इधर तो पहुंचूंगा ही नहीं, बिकॉज ये फिर एक्टिंग है ही नहीं। दिस इज नॉट इवन एक्टिंग। मैं एक्टर रह चुका हूँ, मैंने एक मूवी की हुई है, एज अ लीड विलन मैंने काम किया हुआ है, आई नो व्हाट एक्टिंग इज, मैं जानता हूँ वो काम कैसे होता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक्टर्स की बात करूं देन फिर वो मनोज बाजपेयी जैसे लोग हैं जो मेथड एक्टिंग करके, प्रॉपर एक्टिंग करके, रणदीप शोरी जैसे लोग हैं जो मेथड एक्टिंग करके, अनुपम खेर हैं जो प्रॉपर एक्टिंग करके अपना काम करते हैं और जिनकी एक्टिंग में उनकी बारीकी नजर आती है। और अगर मैं नेचर की बात करूं, बिहेवियर पे बात करूं, देन शाहरुख खान इज वन ऑफ देम। किंग खान ऐसे ही किंग नहीं है, ऑफ कोर्स उनका दिल किंग जैसा है, तो इसलिए ही वो किंग है। अच्छा तन्मय, अब आप गाना भी सुनाए हमें, वो गाना जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। ऐसा कौन सा गाना है जो मेरे दिल, एक्चुअली सारे गाने दिल के करीब है, जो गाना बहुत सुनते हैं? राइट नाउ मैं आजकल एक गाना बहुत सुन रहा हूँ, तो वही सुनाता हूँ आपको। या कोई ऐसा गाना जिसे आप अपनी हर लाइव परफॉर्मेंस में गाते हैं, स्टेज पे हर जगह गाते हैं? ओके, सो ये गाना गाते हैं। जो भी फैसला है तेरा वो मुझको बता दे, जो नसीब में है लिखा उस शख्स से मिला दे, मिला दे, मिला दे, मिला दे। मैं दुआ के बाद जब भी
आंखों को खोलूं, मेरे हम नवा का मुझे चेहरा दिखा दे, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। बहुत सुंदर। और जैसे कि मैंने कहा भी था, आप इतना सुरीला गाते हैं मानो सरस्वती माँ स्वयं आपके लबों पर विराजमान हो। क्यों? अच्छा, इश्क का गाना आपने गाया, कभी इश्क हुआ है आपको? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है, और ऑफ कोर्स सबको होना चाहिए, बहुत खूबसूरत चीज है, तो बिल्कुल करें, अच्छी बात होती है। लेकिन आपके कई बार ऐसे गाने होते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपका दिल टूटा है, क्या कभी ऐसा हुआ? आई डोंट नो, आई मीन अगेन ये वही वाली बात है, देखो अब दिल टूटे आशिक से बोलोगे ना कि दिल टूटा है कि नहीं, तो उसको चुभेगा थोड़ा, तो अच्छा है वो ना चुभे तो बेहतर है। अच्छा, आपके लिए लव की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल है मेरे लिए, और आई मीन गायकी की तौर से आके हम इस लाइन में आ गए हैं कि हम लव के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत खूबसूरत तोहफा है ऊपर वाले का, और उसे खूबसूरत तोहफा ही बना के रखा जाए तो बेहतर है। आई मीन लोग प्यार, आजकल की जनरेशन जो हमारी अभी सो कॉल्ड जेनजीज हैं, हम क्योंकि हम तो जेनजीज आते नहीं है, हम तो 90s वाले लोग हो गए। हमारे जमाने मतलब हम वो वाले लोग हैं जो कुमार सानू के गाने सुन के भी खुश हो जाया करते थे कि सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, है ना, हमारी खुशी वहां इन्वॉल्व हो जाती है। बट आजकल की जो जिंदगीज हैं, इनके लिए लव की एक डेफिनेशन बदल चुकी है। नाउ लव इज ऑल अबाउट बहुत कुछ और, आई मीन इट्स लाइक मोस्टली सोशल मीडिया पे ही ज्यादातर चीजें चल रही हैं, तो इससे कई ज्यादा ऊपर, इससे कई ज्यादा डीप। एक पुरानी लाइन है, 1960s का एक गाना है, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है, ठीक है, तो उसमें उसमें एक लाइन है कि अल्लाह और रसूल का ईमान इश्क है, यानी हफीज इश्क है और कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का फरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क मजहब इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को ही नूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो बस इतना ही समझना बाकी है कि जब एक बंदा, एक इंसान आपके लिए खुदा समान हो जाए, जैसे आपके लिए आपके मम्मी पापा हैं, हमारे लिए हैं, वैसे ही कोई और हो जाए, मतलब आप समझ लीजिए आप इश्क में हैं, और उस इश्क की पूरी कदर कीजिए, और उस लेवल पे ही कदर कीजिए जितनी आप एक खुदा की कदर करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा तन्मय, आप ना केवल भारत में, बैंकॉक, लंदन, यूएसए वगैरह बहुत जगह आप शोज करते हैं, संगीत का भारत में क्या महत्व है? और वहां आप जाते हैं क्योंकि आपने दोनों कंट्रीज का देखा है, क्या वहां पे संगीत कितना इस्टेब्लिश है, लोग कितना क्या मानते हैं संगीत को, क्या डिफरेंस आपने देखा है? डिफरेंस यही है कि भारत और वहाँ के संगीत में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग मोस्टली पॉप म्यूजिक बहुत ज्यादा करते हैं, हमारे यहाँ पे हमारी गलती यही है कि हम, वहाँ के लोग जो है ना, वो अपना संगीत बचा के रख रहे हैं, अपना संगीत संभाल के रखते हैं, अपनी चीजें करते आ रहे हैं सालों से, हम अपनी चीजें खोते आ रहे हैं। मतलब संगीत का बहुत वैल्यू है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे हमारी चीजें हम खो रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे आप लोगों को पूछोगे, आप लोगों को बैठा दोगे, मैं आपको भी बैठा दूंगा अगर क्लासिकल सुनने के लिए, आप शायद 1 घंटे नहीं सुन सकती, ठीक है, लेकिन हमारी शास्त्रीय संगीत वो हमारी धरोहर थी, वो सालों से चलती आ रही है। वो शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ जहाँ पे दीपक राग गाने से दीप जल जाया करते थे, जहाँ पे मेघ राग गाने से बारिश हो जाया करती थी, आज उसे सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आज हम क्या सुन रहे हैं? हम भी वही पॉप सुन रहे हैं जो हम बाहर से लेके आए हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ के सिंगर उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसका अपना इंडी पॉप बना के गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फाइनली हम अपना म्यूजिक तो खो ही रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, हम वैल्यू नहीं करते अपने खुद के खजाने की, अपनी खुद की धरोहरों की, चाहे वो म्यूजिक हो या वो आप कभी भी मार्केट चली जाइए, बाहर चले जाइए, किसी भी धरोहर, किसी भी हिंदुस्तानी धरोहर वाली किसी भी जगह पे चले जाइए, गेटवे ऑफ इंडिया चले जाइए या किसी भी ऐसी जगह पे चले जाइए, आपको वहाँ के हालात देखने मिल जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हम उनके लिए पेश कैसे आते हैं। वो धरोहर, वो लाल किला, जिस लाल किला पे आजादी की वो लड़ाई, जिस लाल किला पे आजादी का वो पहला झंडा फहराया गया, आज उस लाल किला पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख के रखा है, लोग वहां पे पान की पीक थूक के जा रहे हैं। हमें अपनी चीजों की केयर ही नहीं है, हम परवाह ही नहीं करते।
हमारे यहाँ के लोगों को, आज हमारे यहाँ के बच्चे को अगर आप बोलोगे, एक हम थे, हमने बचपने में हनुमान चालीसा रीड कर ली थी, या हमारे यहाँ पे हमें बचपन से हमारे धरोहर, हमारे चीजों के बारे में बताया जाता था। आज के बच्चे को एक गायत्री मंत्र नहीं याद है, ठीक है? तो हम अपनी धरोहर खुद खोते हैं, एंड देन हम इसे फिर राइट टू फ्रीडम कहते हैं कि हमारा मन हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन हम नहीं सीखेंगे। आज इसका रीजन ये है कि शायद आने वाले 10 साल बाद, या आने वाले शायद 30 साल बाद, चलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ले लेता हूँ, 30 साल बाद शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि दिवाली मनाई क्यों जाती है, या 30 साल बाद शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि होली क्यों मनाई गई थी, या होली क्यों होती है। बहुत सही। ना, ये एक बहुत बड़ी गलती है हमारी। उन लोगों को पता है क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, उन लोगों को पता है ब्लैक फ्राइडे क्यों मनाते हैं, और वो हमेशा उस चीज का ख्याल रखते हैं। हमें पता होना चाहिए हम होली क्यों मना रहे हैं, हम दिवाली क्यों मना रहे हैं, हमारे यहाँ पे दशहरा क्यों होता है, उसके पीछे की कहानी। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को स्टार्ट से ही ये चीजें बता के रखे, ताकि उसके बच्चे को आने वाली जनरेशन को बताने के लिए ये बातें रहें। बिल्कुल। अच्छा तन्मय, आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू? मेरे ख्याल से सफलता मेरे लिए वो आसमान है जिसे मैं कभी चढ़ नहीं सकता, ठीक है? मैं कितना भी कहूँ मैं सफल हो चुका हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है वो कमी रह जाएगी। क्या सेटिस्फैक्शन सफलता नहीं है? सेटिस्फैक्शन मैं खुद से हो जाऊंगा, बट उस सेटिस्फैक्शन से आगे बहुत कुछ है, ठीक है? हम हमेशा कॉम्पीट, मैंने बोला मैं हमेशा खुद से कम्पीट करता रहता हूँ। तो जब तक वो खुद से कंपटीशन चल रहा है, खुद से ऊपर आने की कोशिश, तब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। जब ऐसा हो जाए कि आप इतना ऊपर आ चुके हो खुद से कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, वहां पे सफलता, और वो कभी होने वाला है नहीं। तो ये कारवां चलता रहेगा। जीवन सीखने का है, निरंतर आगे बढ़ते रहने। मैं हमेशा कहता हूँ गुरुकुल में आए हुए हो आप, ये जिंदगी गुरुकुल है, आप सीखिए, समझिए और लेके जाइए इसको, जो भी आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं। तन्मय चतुर्वेदी तो नहीं रुक रहे हैं, लगातार कुछ नया कुछ बड़ा करते हैं, यहाँ शो वहाँ शो। आगे आने वाले समय में क्या प्लान है? क्या कुछ बड़ा, क्या कुछ नया करेंगे? ऐसा मैं बेसिकली कुछ प्लान नहीं बनाता। आई मीन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेगा कि ये मतलब इस चीज में भरोसा करते हो कि डेली कुछ नया करो, अपने आप कुछ मिल जाएगा? हाँ जी, मतलब मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं आज के दिन पे ज्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं आज उठ के क्या करने वाला हूँ वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, मेरा कल मैं उससे बेहतर बनाता हूँ। तो ऐसे करके धीरे धीरे सरप्राइजेस मेरे पास आते रहते हैं, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा आता रहता है। मैं आप लोग से मुलाकात करता रहता हूँ, रूबरू होता रहता हूँ, बस यही काफी है। अच्छा, जाते जाते जीवन का एक अच्छा और एक थोड़ा सा खट्टा पल आप हमसे शेयर करिए। जीवन का अच्छा पल मैं क्या बोलूँ, आई मीन बहुत सारे ऐसे पल हैं। लिल चैम्प्स मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन पलों में आता है, जब मैं पहली बार जीता। देखिए तब किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था, आई मीन मेरे पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज किसी को नहीं पता था कि इतना इतना आगे पहुंच जाएगा। आई मीन वो तो लेके भी गए थे ये बोल के कि मुंबई से लखनऊ का रिटर्न टिकट भी करवा के गए थे ऑलरेडी, बट वो मौका ही नहीं आया, मैं वापस ही नहीं आया। तो वो उनकी खुशी मैंने देखी है। उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ लखनऊ, वो करीब 70-80 हज़ार लोग ऑन रोड स्वागत करने आए हुए थे मेरे पीछे पीछे। मेरे घर तक, मेरे एयरपोर्ट से मेरे घर तक करीब 17 किलोमीटर पैदल गए हैं वो। तो उनको, उनका प्यार देखा है मैंने, उन लोग का देखा है सब कुछ, उनकी आंखों में वो प्राउड। और उसके बाद अगर मैं बुरा पल बोलूं, देन बुरा पल मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स हर सिंगर की लाइन में आता है, जब हम लोग की लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। कभी बहुत हेवी, अब जैसे कोविड आया तो वो 3 साल मेरी लाइफ के बहुत बुरे 3 साल थे, बिकॉज मैं अपने घर को अकेले संभालता हूँ, मैं उनका पूरा आई एम द ओनली अर्निंग हैंड इन फैमिली, और वो 3 साल घर संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज हमारे पास काम ही नहीं था। तो कैसे ना कैसे करके बस संभाला है ऊपर वाले के करम से। बट वो समय मैंने एक्चुअली बहुत फेस किया, या बहुत सोचा कि यार क्या ये सब ज़रूरी था, क्या ये सब आना ज़रूरी था। बट शायद वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जो हम सब ने पास कर लिया है, और शायद आने वाले समय में इतने बड़े इम्तिहान तो नहीं फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, आप मुंबई में रहते हैं, माया नगरी जिसे कहा जाता है, हर किसी का सपना होता है कि एक बार वहां जाना है। आपको कैसा लगता है मुंबई, आपका जो वर्क प्लेस है? देखिए कर्म भूमि है, ऑफकोर्स काम बहुत अच्छा है, सब सही है, बट यस बहुत कंजेस्टेड है यार, आई मीन बहुत कंजेस्टेड है, और घोड़ों की रेस है। तो अगर आप मुंबई आना चाहते हैं माया नगरी सोच के, तो माया नगरी सोच के ना आए, ये सोच के आए कि घोड़ों की रेस में दौड़ना पड़ेगा, तो अपनी स्पीड बना के आए, क्योंकि जब तक दौड़ोगे नहीं ना आगे नहीं बढ़ोगे। तो वो रेस लगी रहनी है वहाँ पे, लाइफ टाइम रेस करो, उसके बाद भी जीतने की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है जीतने की, कोई गारंटी नहीं है। मुंबई जैसा शहर आपको कभी कोई गारंटी नहीं देता।
अच्छा, जाते जाते और कोई दिल की बात आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस प्रीति जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं तो प्रीति जी से बोल ही रहा था जब इन्होंने मेरे से पॉडकास्ट की बात की कि ये दुनिया भर का पॉडकास्ट लेते जा रही हैं, ये इनका पॉडकास्ट किसी को लेना चाहिए। इनकी खुद की लाइफ स्टोरी बड़ी कमाल की है, तो इनकी लाइफ स्टोरी जरूर सुनिए। और मुझे मौका मिला ना वो तो कभी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आज तक हमने शेयर नहीं, नहीं किया, जो हमारे कुछ खास लोग नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, इनका पॉडकास्ट अगर मुझे करना हुआ ना तो इनका पॉडकास्ट मैं अपने चैनल के लिए करूंगा, चिंता नहीं है। एक पॉडकास्ट करेंगे, है ना, तन्मय चतुर्वेदी लाइव की तरफ से, ठीक है। बट जल्दी होगा, तो इनकी कहानी सुनिए। बट यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड कीप इट अप ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच तन्मय जी फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। तो ये इनकी पूरी लाइफ स्टोरी थी, और ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, पूरे देश भर में चमक रहे हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश करना। मुंबई जैसी जगह पर, जैसा कि इन्होंने कहा, कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है वो ऊपर चमकोगे, लेकिन वहां के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन, हार्ड वर्क चाहिए, जो इन्होंने किया है और उन फेजेस को पास किया है, तभी आज पूरे देश भर में चमक रहे हैं। हिमाचल में भी बहुत सारे शोज इनके होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे शोज ये करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो इसी तरह की बड़ी शख्सियतों को लेकर आप सभी के बीच में आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।